हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोचिंग से मतलब कह सकते हो कि इन सब व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं हमारा क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो हमने क्रिस्टल्स के बारे में पहले भी सुना हुआ है ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, लैटिस भी नाम सुना हुआ है। तो क्रिस्टल लैटिस हम बोलेंगे किसको, तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं ये? इट मे बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3D स्पेस कॉल्ड स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप कंफ्यूज मत हो ना। कभी सोचो भी स्पेस लैटिस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो वो सॉलिड था जिसमें पार्टिकल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, वो चाहे जैसे भी। अब जो स्पेस लैटिस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। ठीक है, कि वो कौन सी अरेंजमेंट होगी। वो अरेंजमेंट स्क्वायर हो सकती है, अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं, रेक्टेंगुलर हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है। अगर मैं 3D की बात करूं तो क्यूबिक फॉर्म हो सकती है, टेट्रागोनल हो सकती है, रोम्बोहेड्रल हो सकती है। तो वो ये अरेंजमेंट होती है कि वो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज तो है, बट उनकी अरेंजमेंट किस टाइप की है, तो वो टाइप क्या कहलाएगी? वो टाइप कहलाती है स्पेस लैटिस। यही बात समझ में। ठीक है, तो जैसे कि मैं क्यूब बनाता हूं एक। अब क्यूब आप जानते ही हो, क्यूब क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होती है। ठीक है, तो ये जो क्यूबिक अरेंजमेंट हुई, ये जो क्यूबिक अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगी? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। ठीक है बेटा, अब यहां पर जो ये तुम्हें पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, इन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? लैटिस साइट। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल, कोई भी यहाँ पर रखे जा सकते हैं। तो जो स्पेस लैटिस जो होता है, उसमें जो ये पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? लैटिस साइट कहलाते हैं। और इन लैटिस साइट पे कौन प्रेजेंट होगा? आयंस, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो बीच की जो लाइन है, जो आपको लाइन दिख रही है, तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि भाई कोई लाइन हो वहां पे। ठीक है, ये तो सिंपल सिर्फ इन एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए हम उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये दोनों सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई इनके बीच में कोई लाइन मिलेगी, कोई हमने रस्सी बांधी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ उनकी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है यूनिट सेल। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से कह सकते हो कि हमारा जो सॉलिड स्टेट है वो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या होती है, देखो ध्यान से। अब यूनिट सेल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इट मे बी डिफाइंड एज the smallest repeating unit of a crystal lattice in 3D space, which when repeated over and again produce the
कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। तो आई बात समझ में, यूनिट सेल में किसको बोलूंगा, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ये सबसे छोटी यूनिट होगी जो बार बार रिपीट होगी। ठीक है, कोई भी हमारे पास जो बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस है तो ये उसका सबसे छोटा वाला हिस्सा होगा जो बार बार रिपीट होगा, तो हमारे पास कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, यूनिट सेल होती क्या है, तो जैसे कि हमारा घर होता है ना, उसमें दीवार होती है, तो दीवार जो बनती है, ठीक है, उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होगी कि जो बार बार रिपीट होती है, तो पूरी की पूरी वॉल क्रिएट हो जाती है, तो उसमें ब्रिक ईंट होती है, तो वो ईंट यहाँ पर क्या हो गई, यूनिट सेल हो गई। तो कहता है कि वो सबसे छोटी यूनिट विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन प्रोड्यूस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो यूनिट सेल कहलाती है। तो अगर मैं इसको डायग्राम बना करके समझाना चाहूं कि भाई यूनिट सेल होगी क्या, तो देखो एक डायग्राम बनाता हूं मैं कंप्लीट स्पेस लैटिस का, और उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट सेल को। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको आने भी चाहिए, तो आप ध्यान से देख भी सकते हो। ठीक है, इतना बनाओगे आप। ये काम करोगे। एक हम यहां पर क्या बनाना चाह रहे हैं, एक कंप्लीट स्पेस लैटिस। ये बन गया हमारे पास एक स्पेस लैटिस। ठीक है, तो अब इसकी जो सबसे छोटी यूनिट आपको दिखेगी, जो बिल्कुल इसके जैसी ही होनी चाहिए, ये चीज हम ध्यान रखेंगे, वो बिल्कुल इसके जैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसका छोटा रूप बस। जब वो बार बार रिपीट होगा तो वो कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बना देगा। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसी को हम बोलेंगे यूनिट सेल। ठीक है, उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। मैंने कहा था कि ये जो यूनिट है इसमें तुम्हारी इमेजिनेशन पावर की हेल्प चाहिए। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, और जब ये यूनिट बार बार रिपीट होगी तो कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस तैयार कर लेगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, ये जो आपको दिखाई दे रही है जिगजैग लाइन में, ये यूनिट सेल हो गई। और ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्पेस लैटिस, है ना। तो है ना, बिल्कुल इजी सा ही। तो इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो कहते हैं कि हम पूरी स्पेस लैटिस को क्यों स्टडी करें, जबकि उसका छोटा हिस्सा है बिल्कुल उसके जैसा है, तो उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर पूरा का पूरा हो गया, है ना। अगर भी मुझे सी वाटर को स्टडी करना है तो क्या जरूरी है कि सी वाटर के पास ही हम अपनी लैब बनाएं, उसके वाटर के कुछ सैंपल्स ले आते हैं, क्योंकि भाई जो वाटर हम लेके आए वो सी वाटर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन सैंपल्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर ये कहना चाहता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब पैरामीटर का मतलब ये होता है कि भाई हम उस यूनिट सेल को किस तरीके से मेजर करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज होगी जिसके चेंज होने से यूनिट सेल ही चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, पैरामीटर्स का मतलब समझ में आया ना, कि जिसकी हेल्प से हम किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। तो कहते हैं ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग पैरामीटर्स। फॉलोइंग पैरामीटर्स मतलब कि पैरामीटर का मतलब वो सारी चीजें होगी जिसकी हेल्प से मैं यूनिट सेल को डिफाइन करूंगा। तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं बेटा, डायमेंशन,
ठीक है। और सेकंड वन आता है हमारे पास एंगल। तो अब डायमेंशन का मतलब आप जाने के हो ना, डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब जब 3D की बात करूंगा तो उसकी लेंथ भी होगी, उसकी ब्रेड्थ भी होगी और उसकी हाइट भी होगी और उनकी वैल्यू चेंजेस भी होंगी, है ना। तो ये वो डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशन का मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ वेरियस एजेस, वेरियस एजेस, ठीक है। जो अलग अलग किनारे हैं, चाहे वो लेंथ के अकॉर्डिंग है चाहे वो हाइट के अकॉर्डिंग है, तो उनकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा, डायमेंशन। और एंगल क्या कहलाएगा बेटा, जो एंगल कौन सा होगा, ये एंगल बिटवीन डिफरेंट एजेस, जो अलग अलग एजेस हैं उनके बीच का जो एंगल है। कैसे, अब आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, है ना। तो माचिस की डिब्बी के अंदर लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तब उसमें आप क्या देखते हो कि लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट अलग है ना। बट उनके बीच का जो एंगल है वो बिल्कुल 90 डिग्री है। और ऐसे ही कोई क्यूब देखा होगा आपने, है ना, जो पजल वाला आता है जिसको सोल्व करते हैं, तो क्यूब में क्या होता है, एंगल सारे 90 डिग्री के हैं बट लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायमेंशन में चेंज कर रहा हूं और इसी तरीके से हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक छोटी सी यूनिट सेल बनाऊं समझाने के लिए, ठीक है। ये हो गई एक यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल की हम मैं बात करूं डायमेंशंस की, तो एक एज ये हो गई, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ब्रेड्थ कह सकते हो। मतलब कि मैंने मान लिया कि भाई ये ए है, ये बी है और एक ये सी हो गई, ठीक है। तो अब ये ए, बी और सी इक्वल हो सकती है, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दो इक्वल हो सकती है या एक भी इक्वल नहीं होगी। तो ये वो क्या होगा बेटा, डायमेंशन हो गई। उसके बाद आता है एंगल। एंगल का मतलब कि इनके बीच में, तो जैसे ए और बी के बीच में मैं जैसे एंगल मान लेता हूं अल्फा, बीटा और गामा, है ना। जब आप अपने रूम में जहां पर बैठे हो, जब आप उस रूम को ऑब्जर्व करोगे तो चेक करना कि अलग अलग एजेस के बीच में एंगल कितना है। तो आप देखोगे कि हर जगह एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में मैं मान लेता हूं कि एंगल गामा है, बी और सी के बीच में मान लेता हूं कि एंगल अल्फा है और ए और सी के बीच में एंगल मान लेता हूं मैं बीटा है। तो ये हो गए हमारे पैरामीटर्स। तो इन पैरामीटर्स के बेस पे जो हमारे पास यूनिट सेल्स होंगी, वो यूनिट सेल्स अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ जाता है और जनरली गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आप अगर मेरी जो ट्रिक है उस ट्रिक से इसको याद रखोगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे और बिल्कुल परमानेंट माइंड में सेट हो जाएगा। मतलब कि गलत होने के जो चांसेस होंगे वो बिल्कुल खत्म हो गए, ठीक है। तो हम करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, और हम उसको क्लासिफाई किसके बेस पे कर रहे हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पैरामीटर, इनके पैरामीटर के बेसिस पे, ठीक है। तो आपने टेबल बनानी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो देखो अब आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर यूनिट सेल की टाइप, यूनिट सेल के नेम, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं उसके डायमेंशन, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और यहां पर मैं लिख रहा हूं उनके बीच में एंगल्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, बहुत आराम से याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपने। तो जैसे फर्स्ट मैं ले लेता हूं क्यूबिक, जो बिल्कुल सबसे सिंपल है। तो जो क्यूबिक यूनिट सेल है, एक्चुअल में अपने सिलेबस में बस यही है, इसी को हमने ब्रीफली डीपली पढ़ना है इसको, बाकी सबका बस नाम याद करना है। तो क्यूब में क्या होता है बेटा, ए, बी और सी तीनों के तीनों इक्वल होते हैं और जो एंगल है अल्फा, बीटा और गामा वो भी 90 डिग्री के होते हैं, ना। हमने क्यूब के तो बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जांपल देखे हैं। सेकंड आता है टेट्रागनल। हो सकता है कि इनमें से आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, बट याद जरूर करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो टेट्रागनल में क्या होता है बेटा, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और जो तीसरी मतलब कह सकते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, बट जो हाइट होती है वो चेंज होती है। और इसमें एंगल बिल्कुल सेम, अल्फा, बीटा, गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री के होते हैं। टेट्रागनल के बाद ऑर्थोरोम्बिक,
ठीक है। इस केस में क्या होता है, लेंथ सारी अलग होगी, जैसे हमारी माचिस की डिब्बी होती है ना, लेंथ सारी की सारी अलग, बट जो एंगल है वो क्या होती है, सारी सेम 90 डिग्री। तो मतलब हमारी जो माचिस की डिब्बी है वो एक्चुअल में कौन सा होती है, फॉर्म होती है ऑर्थोरोम्बिक होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक में क्या होगा, ये जो लेंथ है ये सारी अलग अलग होंगी, अल्फा और गामा तो होगा 90 डिग्री का, बट जो बीटा होगा वो 90 के इक्वल नहीं होगा, किसी अलग डिग्री का ही होगा। उसके बाद आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और जो एंगल है अल्फा और बीटा 90 डिग्री का था, और जबकि जो गामा होता है वो 120 का होता है। उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल, ठीक है। उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल 1 2 3 4 5 6। इस केस में क्या होता है, ये सारे इक्वल होते हैं, ठीक है, और जो एंगल है वो भी सारे इक्वल होते हैं, बट कोई भी 90 डिग्री का इक्वल नहीं होता है। और लास्ट आते बेटा ट्राइक्लिनिक। इस केस में कोई भी एज इक्वल नहीं होती, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। तो आप सोच रहे हो कि भैया तो याद करने बहुत मुश्किल है, बट अब जो ट्रिक है मैं आपको वो ट्रिक समझाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है बेटा, तो वो ट्रिक देखो आप ध्यान से, आपने कैसे याद रखना है। तो ट्रिक के लिए है, सिंपल सी चीज है, पहले आप एक लाइन याद रखोगे, क्यूट और मोनो हीरो, ठीक है। क्यूट भी है, दूसरी बात सिंगल, मोनो मतलब सिंगल होता है ना, कि सिंगल भी है, ठीक है। कोई हीरो की बात कह रहा है कि भाई क्यूट भी है और वो अकेला भी है। तो अब याद कैसे रखोगे, सीयू, सीयू का मतलब क्यूबिक, टीई टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, मोनो मोनोक्लिनिक, हीरो का HE हेक्सागोनल, आरओ का रोम्बोहेड्रल, और ये ट्राइक्लिनिक को ऐसे ही याद करना है, ठीक है। तो 6 याद हो गए ना, और 7वां कौन सा हो गया, ट्राइक्लिनिक। अब बात आ जाओ डायमेंशन, बिल्कुल इजी है। पहली डायमेंशन सब इक्वल, दूसरी डायमेंशन में एक अनइक्वल है, और फिर सारे अनइक्वल हो गए, है ना। ये पहले सारे इक्वल थे, फिर एक अनइक्वल हुआ, फिर सारे अनइक्वल हो गए। अब इसको आपने रिपीट करना है, मिरर इमेज बनानी है। ये इसके जैसा हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर मिरर रख दिया हो, तो जो नजदीक है वो नजदीक दिखाई देगा, फिर उसके बाद ये दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद ये दिखाई दे रहा है, हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा यार। और ट्राइक्लिनिक में सब कुछ इक्वल नहीं होगा, सब कुछ अनइक्वल होगा, ठीक है। एंगल, तीनों एंगल सेम, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के। फोर्थ क्या जो अभी तक क्या था, अल्फा और बीटा एक साथ थे, इनके आपस में लड़ाई हो गई, तो कौन वापस साथ आ गई, अल्फा और गामा एक साथ आ गए। तो अल्फा और गामा तो 90 डिग्री है, बट जो बीटा है वो जगह छोड़ गया, उसने 90 डिग्री का भी नहीं लिया। उसके बाद क्या हुआ भाई, अल्फा और गामा की बात नहीं बनी, तो वापिस अल्फा और बीटा ही एक साथ आ गए, ठीक है। तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो गया, और गामा होगा 120 डिग्री। फिर उसके बाद तीनों ही एक साथ आ गई, अल्फा बीटा गामा, और तीनों के तीनों 90 के इक्वल नहीं होंगे। और जो ट्राइक्लिनिक है इसमें तो कुछ इक्वल है ही नहीं, समझ में आया। भी पहले तीनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए, अभी तक अल्फा और बीटा एक साथ चल रहे थे, फिर क्या कहा, इनके आपस में लड़ाई हुई, अल्फा और गामा एक साथ आ गए 90 डिग्री, और बीटा जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहा। फिर अल्फा की गामा के साथ नहीं बनी, वो बोला भाई ना बीटा तो ही वापिस आ, तो अल्फा और बीटा एक साथ आ गए और 90 डिग्री का एंगल हो गया। और जो गामा था वो 90 के इक्वल नहीं है, मतलब 120 के इक्वल होगा। और इस केस में अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों इक्वल तो हैं, बट कोई भी 90 के इक्वल नहीं होगा। और लास्ट वाले में कोई भी एंगल ना तो इक्वल है और कोई भी 90 के इक्वल नहीं होगा, है ना। तो इजी सा है, तो आप ये याद रख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो क्यूबिक फॉर्म है वो मोस्ट सिमेट्रिकल है, मतलब कि इसको कहीं से भी कट करोगे दो बिल्कुल इक्वल सरफेसेस बन जाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएगी। और जो ट्राइक्लिनिक है वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। इसको हम किसी भी तरीके से यहाँ पर सिमेट्री नहीं मिलेगी, ना एज की सिमेट्री है ना ही एंगल की सिमेट्री है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर। तो इतना आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको याद करना है, और फिर भी कोई भी छोटा सा भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।